हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल में पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल का सेशन। एक्साइटेड है सभी लोग? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है। तो वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज लेटेंट। लेटेंट शब्द का मीनिंग क्या होता है? वो चीज जो छुपी हुई है, वो चीज जो अभी तक बाहर नहीं आई, उस चीज को क्या बोलते हैं? लेटेंट। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। एग्जिस्टिंग है वो चीज, लेकिन अभी तक डेवलप्ड नहीं हुई है या मैनिफेस्ट नहीं हुई है, सामने नहीं आई है, अभी भी छुपी हुई है, कंसील्ड है। कंसील बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। कंसीलर चेहरे पे लगाते हैं दाग धब्बे छुपाने के लिए। तो कंसील करने का मतलब क्या होता है? छुपाना। वो चीज कैसी है? डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट मीन्स इनएक्टिव है। पोटेंशियल है अभी आपके अंदर, लेकिन वो बाहर नहीं आया है। हिडन है, अभी तक छुपा हुआ है। अच्छा, हिडन चीजों को और क्या बोलते हैं? कोई चीज कोवर्ट है। कोवर्ट का मीनिंग क्या होता है? छुपी हुई है, हिडन है। इसी का एंटोनिम क्या होता है? ओवर्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? सबके सामने है, ओपन है। एक और वर्ड होता है क्लैंडस्टाइन। अगर आप किसी काम को उस क्लैंडस्टाइन मैनर में कर रहे हो, इसका मतलब आप उस काम को कैसे कर रहे हो? सीक्रेट वे में कर रहे हो। फिर एक वर्ड होता है स्टेल्थली। अगर आप किसी काम को स्टेल्थली कर रहे हो, इसका मतलब भी आप उस काम को कैसे कर रहे हो? इन अ सीक्रेट मैनर। आप उस काम को छुप छुप के कर रहे हो, सीक्रेट मैनर में कर रहे हो। सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स एक्टिव है, एपरेंट है, क्लियर है, ऑब्वियस है, क्लियर है। अच्छा, मुझे कुछ क्लियर वर्ड के सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज अगर एकदम क्लियर है तो वो कैसी है? एविडेंट है, ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है, मतलब एकदम क्लियर है। एक वर्ड होता है लिम्पिड है, मतलब क्या है? एकदम क्लियर है, सबके सामने है। और कुछ क्लियर के वर्ड्स याद आ रहे हो आपको? ट्रांसपेरेंट है, मतलब एकदम क्लियर है। एपरेंट और एविडेंट हम लिख ही चुके हैं, मतलब सबके सामने है। इसमें दो रूट वर्ड्स यूज हुए हैं, LUC और LUM। इन दो रूट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? लाइट, रोशनी। हाँ, फिर कुछ वर्ड्स ऐसे आ गए, वो चीज कैसी है? अनइक्विवोकल है। अनइक्विवोकल है मतलब क्या है? एकदम क्लियर है। अनएम्बिगुअस है। अनएम्बिगुअस है मतलब क्या है? एकदम क्लियर है। अच्छा, क्लियर ना, कोई चीज क्लियर अगर नहीं है, उसके कुछ सिनोनिम्स बता दो। क्लियर नहीं है मतलब कैसी है? वेग है, नॉट क्लियर। मर्की है, नॉट क्लियर। हेजी है, नॉट क्लियर। फजी है, इसका मतलब क्या है? क्लियर नहीं है। इक्विवोकल है, मतलब क्लियर नहीं है। एम्बिगुअस है, मतलब क्लियर नहीं है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल भी क्लियर नहीं। चलो, तो जो साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर की लेटेंट एनर्जी, छुपी हुई एनर्जी साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी, जो कि फॉल्ट लाइंस में स्टोर्ड थी। हाँ, मर्की, हेजी, फजी, मडी, इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कि वो चीज क्लियर नहीं है। ऑब्सक्योर है, मतलब क्लियर नहीं है। कुछ वर्ड्स फिर ऐसे भी होते हैं जिनको देख के समझ में नहीं आता, मतलब क्लियर नहीं होते। क्रिप्टिक, कोई चीज अगर क्रिप्टिक है मतलब मुश्किल है समझने में, क्लियर नहीं है। कोई चीज अगर ऑब्स्ट्रूज है मतलब मुश्किल है देखने में, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ओपेक है मतलब उसके आर पार नहीं दिख रहा, मतलब क्लियर नहीं है। कोई चीज अगर इम्प्लिसिट है मतलब क्लियर नहीं है, आपको खुद से समझना पड़ेगा। एक्सप्लिसिट था तो इसका मतलब क्लियर था, आपको समझ में आ रहा था डायरेक्टली। बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स मैं आपको एक जगह इसलिए बताती रहती हूँ कि आपको याद होते रहे। अच्छा, एक चीज और, जैसे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बता रही हूँ ना, इसके मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े शॉर्ट्स भी देना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, एक चैनल बनाया है हमने डेली वोकैब, उसका लिंक मैं भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। आपको उस चैनल पे रोज एक छोटा सा वीडियो मिलेगा 1 मिनट का, जहां पे आपको सारे के सारे सिनोनिम्स एक साथ मिलेंगे। तो आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हो, वहां से भी रिवाइज कर सकते हो। चलो, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इमिनेंस। लास्ट में ENC लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इसका नाउन फॉर्म बहुत बार एग्जाम में नहीं आया। इसका जो फॉर्म एग्जाम में आता है वो इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है, और एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? इमिनेंट। तो कोई चीज अगर इमिनेंट है, इसका मतलब वो चीज होने वाली है, समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन।
तो इमिनेंस उसी का नाउन फॉर्म हो गया। द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ बीइंग अबाउट टू हैपन, कि वो चीज होने वाली है। इम्पेंडिंग है, मंडरा रही है। फोर्थकमिंग है, आने वाली है। प्रॉक्सिमिटी है, नजदीकी है। ऑन द होराइजन है, ऑन द होराइजन है का मतलब भी क्या होता है, ऑन द होराइजन है मतलब वो चीज होने वाली है, आने वाली है। एंटोनिम्स रिमोटनेस है, दूर है। अनसर्टेनिटी, पता नहीं होगी या नहीं होगी। तो जो इमिनेंस है ऑफ अ मेजर अर्थक्वेक, कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है इस एरिया में, इसकी वजह से साइंटिस्ट जो है क्या है, ऑन एज है। ऑन एज भी एक क्या होता है, एक इडियम होता है जिसका मीनिंग होता है कि वो परेशान है। साइंटिस्ट परेशान क्यों है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक उस एरिया में आने वाला है। अच्छा, हमने इमिनेंट वर्ड देखा, तो दो शब्द होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस सभी को क्लियर होना चाहिए। एक वर्ड होता है इमिनेंट और एक वर्ड होता है एमिनेंट। इमिनेंट और एमिनेंट क्या डिफरेंस होता है, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, दोनों के लास्ट में ENT लग रहा है। इमिनेंट तो अभी अभी हमने पढ़ लिया, अबाउट टू हैपन, कोई चीज जो होने वाली है वो क्या है, इमिनेंट है। एमिनेंट क्या होता है, कोई इंसान बहुत फेमस है, कोई इंसान बहुत पॉपुलर है, इसका मतलब वो क्या है, वो आपका एमिनेंट है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, फ्रैजिलिटी। लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हुआ, ये तो बहुत बार हमने पढ़ लिया। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, उनका दिल बहुत फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल मींस कमजोर, जो आसानी से टूट जाए। द क्वालिटी ऑफ बीइंग डेलिकेट, जो बहुत नाजुक हो, जो आसानी से टूट जाए। तो फ्रैजिलिटी के क्या क्या सिनोनिम्स हो गए, वीकनेस, डेलिकेसी, वल्नरेबिलिटी, कमजोरी। चलो इसके एडजेक्टिव फॉर्म के कुछ सिनोनिम्स बताओ मुझे। कोशिश करो कि मुझे 12 सिनोनिम्स बता दो आप फ्रेजाइल के। कल की शॉर्ट्स वीडियो फ्रेजाइल के ऊपर ही थी। तो फ्रेजाइल, वीक, वेरी गुड। टेनुअस, फ्लिम्सी, फ्रेल, वेरी गुड। प्यूनी, impuissant, impotent, feeble। फिर वल्नरेबल के डायरेक्ट सिनोनिम्स आ जाते हैं, ससेप्टेबल, प्रोन, डेलिकेट। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज कैसी है, बहुत ही कमजोर है। हो गए 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और बता दो, और कौन सा रह गया, वीक हो गया, फीबल हो गया, फ्रेल हो गया, फ्लिम्सी हो गया, फ्रिजाइल हो गया, टेनुअस, प्यूनी, इम्पुसेंट, इम्पोर्टेंट, ससेप्टेबल। फिर कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जैसे कि इनकेपेसिटेटेड, जिसकी एनर्जी छीन ली गई है। डिबिलिटेटेड, जिसको कमजोर बना दिया गया है। एनर्वेटेड, जो बहुत थक चुका है इसलिए कमजोर हो चुका है। एग्जॉस्टेड, बहुत थक चुका है, कमजोर हो चुका है। फैटीग्ड, बहुत थक चुका है, कमजोर हो चुका है। फिर डरपोक जो है वो भी कमजोर है। टिमिड, जो कि कमजोर है। तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है, कमजोर। क्रिपल्ड है, बहुत ही ज्यादा अपंग हो चुका है, मतलब कमजोर हो चुका है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग कमजोर है। मैं अपने आप को थोड़ा सा हटा लेती हूँ जिससे कि आप ये वर्ड्स नोट डाउन कर सको। अच्छा, एंटोनिम्स क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए स्ट्रेंथ है, ताकत है, रोबस्टनेस है, ड्यूरेबिलिटी है। और क्या बोल सकते हैं, ताकतवर के मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो। रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के कुछ सिनोनिम्स बताएंगे जल्दी से। स्टर्डी, वेरी गुड। बोल्स्टर्ड है वो चीज, मतलब स्ट्रॉन्ग है। रेजिलियंट है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। फोर्टिफाइड है, स्ट्रॉन्ग है। कॉन्क्रीट है, स्ट्रॉन्ग है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज कैसी है, वो चीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो फ्रैजिलिटी है, जो कमजोरी है हिमालयन रीजन की, इसकी वजह से वो ससेप्टेबल हो जाता है, वो प्रोन हो जाता है। प्रोन मीन्स इस पर इजिली अटैक हो सके, किसका, डिजास्टर्स की, तबाही वहां पे आसानी से आ सकती है। एमेलियोरेट फेवरेट वर्ड आ गया भाई। एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, रिश्तों को अच्छा करना, किसी चीज को अच्छा करना इज व्हाट, एमेलियोरेट करना। टू मेक समथिंग बेटर और इम्प्रूव इट, इम्प्रूव करना, इनहांस करना, रेक्टिफाई करना, ठीक करना। एंटोनिम्स खराब कर दिया, डिटेरियोरेट कर दिया, एग्रावेट कर दिया, एग्जासर्बेट कर दिया। इन सब का मतलब क्या होता है, खराब को और खराब कर दिया। तो जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसका मकसद क्या है,
कि वो ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा कर देगा उस एरिया में। तो एमेलियोरेट मीन्स अच्छा कर देगा। चलो, एमेलियोरेट का मतलब है सुधार देना, अच्छा कर देना। दर्द को कम करने के कुछ सिनोनिम्स बता दो। दर्द को कम कर दिया, कम से कम मुझे 15 सिनोनिम्स बता दो दर्द को कम करने के, मतलब सुधार ही रहे हो एक तरीके से। एमेलियोरेट के ही सिनोनिम्स हैं वो। पहले पी वाले बताएंगे सभी लोग। पैसिफाई, प्लैकेट, पैलिएट। चलो अब ए वाले बताएंगे सारे। एसोएज, एले, अपीज, एलिविएट, एमेलियोरेट। अब एम वाले मॉलिफाई, फिर ट्रैंक्विलाइज, एले लिख लिया था हमने, फिर रिलैक्स, काम, लल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 2 3 और बता दो। कम कर देना, आप क्या कर रहे हो? दर्दों को कम कर रहे हो। इसका मतलब क्या? अच्छा, मिटिगेट रह गया, मिटिगेट कर देना। हम दर्दों को कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं दर्दों को, डिमिनिश कर रहे हैं दर्दों को। तो ये सारे के सारे हो गए दर्दों को कम करने के, सुकून देने के। सारी की सारी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? सारे के सारे वर्ब्स है। चलो अगले पे आते हैं, एंडेवर। एंडेवर मीन्स आपकी जो कोशिश है, आपका जो एफर्ट है, उसको क्या बोलते हैं? एंडेवर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। मैम सूद रह गया, राइट, सूद रह गया। यस, सूद का मीनिंग भी क्या होता है? रिलैक्स करना। तो इन अटेम्प्ट टू अचीव अ गोल, तो आपकी जो कोशिश है किसी गोल को अचीव करने की, उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हो एंडेवर। एफर्ट, अटेम्प्ट, वेंचर, आप कोई रिस्की काम कर रहे हो। एंटोनिम्स आपने निग्लेक्ट कर दिया, खाली बैठे हो, आइडलनेस, इनएक्शन, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। तो चाइना के जो एंडेवर्स हैं, चाइना की जो कोशिशें हैं कि वो रिश्तों को अच्छा करेगी अफ्रीका के साथ, ये कंसिस्टेंट है, मतलब लगातार चल रही है इतने 10 सालों से। तो चाइना लगातार कोशिश कर रहा है 10 सालों से कि वो अपने रिश्तों को अच्छा करेगा। एक आइडल वर्ड होता है और एक आइडियल वर्ड होता है। तो ना एक बच्चे ने मुझे एक बार कमेंट किया और उसने बहुत अच्छे टोन में वो कमेंट किया, मैम आप मेरी सबसे फेवरेट टीचर हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा इंग्लिश कभी किसी से नहीं पढ़ा, यू आर द मोस्ट आइडल टीचर। उस बच्चे ने क्या लिखा अपने कमेंट में? यू आर द मोस्ट आइडल टीचर। अब इस बच्चे ने सेंटेंस में 2 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करी। पहली ग्रामेटिकल मिस्टेक उसने क्या करी? उसने मुझे आइडल बोल दिया। आइडल का मतलब है जो एकदम खाली बैठा, उसको बोलते हैं आइडल। उसको आइडल नहीं, उसको आइडियल बोलना था, बट उसने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। आइडियल का मीनिंग होता है परफेक्ट, और आइडल का मीनिंग होता है खाली बैठने वाला, जिसके पास कोई काम ही ना। दूसरी गलती उस बच्चे ने क्या करी? आइडियल का मतलब ही होता है अपने आप में परफेक्ट, इसका मतलब आइडियल के साथ मोस्ट नहीं लगाते। आइडियल के साथ, परफेक्ट के साथ कभी भी कौन सा वर्ड नहीं यूज होता? कभी भी मोस्ट वर्ड नहीं यूज होता। तो ऐसी मिस्टेक्स आप मत कर देना कभी। आइडल और आइडियल में डिफरेंस सबको पता होना चाहिए। चलो आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज इनकॉरेजिबल। लास्ट में IBLE लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। इनकॉरेजिबल मीन्स जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। नॉट एबल टू बी करेक्टेड, जिसको आप ठीक नहीं कर सकते उसको आप क्या बोलते हैं? इनकॉरेजिबल। इररिडीमेबल, हैबिचुअल है, इनक्योरेबल है, मतलब आप इसको ठीक नहीं कर सकते। एंटोनिम्स क्या हो गए? रिफॉर्मेबल है, ठीक कर सकते हो, कॉरेजिबल है, ठीक कर सकते हो, मैनेजेबल है, ठीक कर सकते हो। तो जो इनकॉरेजिबल नेचर है, मतलब आप ठीक नहीं कर सकते टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स को, इसकी वजह से अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन जो है कि अर्थक्वेक कब आएगा, ये बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इसका नेचर कैसा है? इनकॉरेजिबल है, आप इसको ठीक नहीं कर सकते। चलो अब इन वाले वर्ड्स की बात हुई है तो कुछ वर्ड्स देखते हैं। सभी लोग मुझे इन सारे वर्ड्स का मीनिंग बताएंगे। सबसे पहला वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? जिस चीज से आप बच नहीं सकते, मतलब समथिंग दैट इज अनअवॉइडेबल। फिर एक वर्ड होता है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? जिस चीज को आप हरा नहीं सकते, मीन्स दैट कांट बी डिफीटेड। दैट कांट बी डिफीटेड, जिसको आप हरा नहीं सकते।
इसका एक और वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, अनअसेलेबल। अनअसेलेबल शब्द का मतलब भी क्या होता है, जिसको आप हरा नहीं सकते। फिर एक वर्ड होता है इंडेलेबल, जिसको आप मिटा नहीं सकते, दैट कांट बी इरेस्ड। फिर होता है इलेजिबल, ये मैं वो वाले वर्ड्स बता रही हूँ जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं, जिसको आप पढ़ नहीं सकते, दैट कांट बी रेड। यस, याद रहेंगे। हाँ, इम्प्रेग्नेबल, वही इसका मीनिंग भी वही होता है, जिसको आप हरा नहीं सकते, इम्प्रेग्नेबल, जिसको आप हरा नहीं सकते, दैट कांट बी डिफीटेड। इनएडिबल हो जाता है, इसको आप खा नहीं सकते, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आता है, इनएडिबल, दैट कांट बी ईटन। चलो अगले पे आते हैं, पेटर्बेशन, लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। पेटर्बेशन मीन्स परेशानी। कोई इंसान अगर आपको पेट्रब करता है, इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है, पेट्रब। इसका मतलब होता है वो इंसान आपको क्या कर रहा है, वेक्स कर रहा है। वेक्स का मतलब क्या होता है, अनॉय कर रहा है। एक और वर्ड होता है इसका सिनोनिम, बहुत बार एग्जाम में आता है, पेस्टर कर रहा है। पेस्टर करना, वेक्स करना, अनॉय करना, इन सब का मतलब क्या होता है, वो इंसान आपको परेशान कर रहा है। एक और वर्ड होता है इर्क कर रहा है, IRK। इन सारे शब्दों का मीनिंग होता है, इन चारों के चारों वर्ड्स का, परेशान करना किसी को। इसी वर्ब का नाउन फॉर्म है पेट्रबेशन, मीन्स एक तरीके से परेशानी। अ डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन ऑफ अ सिस्टम और प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम हुई, डिस्ट्रप्शन, एजिटेशन, डिस्क्वाइट मीन्स आपको सुकून नहीं मिल रहा। शांति है, स्टेबिलिटी है, ट्रैंक्विलिटी है। शांति का एक और वर्ड बता दो, सेरेनिटी है। एक और वर्ड बता दो शांति का, हार्मनी है, मीन्स पीस ही पीस है, शांति ही शांति है। तो अर्थक्वेक की वजह से परेशानी हो गई, मतलब डिस्टर्बेंस आ गया, टेक्टोनिक बैलेंस ऑफ द रीजन, उस एरिया की टेक्टोनिक प्लेट्स के बैलेंस में डिस्टर्बेंस आ गया। फोमेंट करना इस भड़काना, अगर आप किसी को भड़का रहे हो इसका मतलब आप उसको फोमेंट कर रहे हो, उकसा रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो किसी को इंस्टिकेट करना या भड़काना, आप किसी के अंदर एक ऐसा सेंटिमेंट पैदा कर रहे हो जो उसको भड़का रहा है। अच्छा, भड़काने वाली स्पीच को क्या बोलते हैं, वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है, भड़काने वाली स्पीच को बोलते हैं सेडिशन। नाउन फॉर्म है, मीन्स इट इज अ स्पीच, एक फोमेंटिंग स्पीच, भड़काने वाली स्पीच। सिनोनिम्स क्या हो गए भड़काने के, इंसाइट करना, प्रोवोक करना, एजिटेट करना, भड़काना। एंटोनिम्स दबा देना, सप्रेस कर देना। क्वेल करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क करना। क्वेल करना इस बुझा देना। पैसिफाई करना, प्यास को बुझाने को क्या बोलते हैं, क्वेंच करना। तो क्वेंच करना इज व्हाट, बुझा देना, लेकिन प्यास के लिए यूज किया जाता है। तो जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है उसने भड़का दिए, क्या भड़का दिए, बहुत सारे आफ्टर शॉक्स, मतलब उसके बाद बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हुए उस एरिया में, उस टेक्टोनिक एक्टिविटी के बाद। टेक्टोनिक एक्टिविटी मीन्स अर्थ के अंदर प्लेट्स होती हैं, वो प्लेट्स जब मूव करती हैं उनको बोलते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी। यस। अच्छा, भड़काने वाली टोन को क्या बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑथर की इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टोन कैसी है, तो भड़काने वाली टोन को बोलते हैं इंसेंडियरी टोन। लिख लीजिएगा डबल स्टार मार्क करके। तो इंसेंडियरी टोन का मतलब क्या होता है, भड़काने वाली टोन, कि ऑथर ने क्या किया है, भड़काने की कोशिश की है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कैटाक्लाइज्मिक। कितने सारे वर्ड्स हो जाते हैं ना एक क्लास में, ऐसे याद नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे जो नए होंगे ना उनको लग रहा होगा मैम इतने सारे वर्ड्स हो गए एक क्लास में, याद कैसे होंगे। जो बच्चे पुराने उनको पता होगा याद कैसे होंगे। याद ऐसे होंगे कि बार बार क्लास में रिपीट होते रहेंगे ये वर्ड्स। आज क्लास में आए, फिर 3 दिन बाद फिर से क्लास में आ जाएंगे, फिर 2 दिन बाद फिर से क्लास में आ जाएंगे, तो रिपीट होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे, आपको याद हो जाएंगे। कैटाक्लाइज्मिक में 2 रूट वर्ड्स हैं, कौन कौन से जल्दी से बता दो, कैटा और कैला। इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है, तबाही, डिजास्टर। लास्ट में आईसी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो कैटाक्लाइज्मिक मीन्स कोई चीज जो तबाही मचा दे, वो चीज कैसी है, कैटाक्लाइज्मिक है। डिजास्ट्रस है, कैटास्ट्रॉफिक है, एपोकैलिप्टिक है, तबाही मचा देने वाली है, पूरी तरीके से तबाही मचा दी।
एंटोनिम्स माइल्ड है, हल्की फुल्की सी है, कंस्ट्रक्टिव है, बेनिफिशियल है, कंड्यूसिव है। कंड्यूसिव का मीनिंग क्या होता है? फेवरेबल है, आपके लिए अच्छी है। ऑपर्च्यून है, आपके लिए बढ़िया है भाई। तो जो कैटेक्लाइज्मिक इम्पैक्ट था, जो तबाही मचा देने वाला इम्पैक्ट था अर्थक्वेक का, वो बहुत सारी कंट्रीज में फील किया गया। कॉन्फ्लेशन लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया नाउन। रूट वर्ड है को शब्द का मीनिंग होता है साथ में, टुगेदर। तो कॉन्फ्लेशन भी जब चीजें साथ में आ जाए, मैच कर जाए, चीजें क्या हो जाए? कंबाइन कर जाए। तो द मर्जिंग ऑफ 2 और मोर सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, आइडियाज, कोई भी 2 चीज एक में आ जाए, कॉन्फ्लेशन हो गया, मर्जिंग हो गई, साथ में आ गई। फ्यूजन हो गया, एक साथ आ गई। एमलगेमेशन हो गया, एक साथ आ गई, कॉम्बिनेशन हो गया। एंटोनिम्स, सेपरेशन अलग अलग हो गई, डिविजन डिस्टिंक्शन अलग अलग हो गई। अच्छा, साथ में आने को क्या बोलते हैं? चीजें क्या कर गई? कन्वर्ज कर गई। कन्वर्ज कर गई मीन साथ में आ गई, ये वर्ब फॉर्म है। और डाइवर्ज कर गई, ये भी वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब क्या है? दूर दूर चली गई। एक और वर्ड होता है इकट्ठा करने का, बहुत बार एग्जाम में आता है, गार्नर करना। ये भी वर्ब फॉर्म है। गार्नर करने का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो जो कॉन्फ्लेशन है, जो मिली है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज, ये चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा देती है अफ्रीका। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। पहला है बो आउट ऑफ, मतलब आपने अपने आप को वहां से हटा लिया। आई वुड लाइक टू बो आउट ऑफ इट, मैं क्या चाहूंगी कि मैं यहां से बाहर हो जाऊं। तो बो आउट ऑफ का मतलब क्या है? आपने अपने आप को वहां से हटा लिया कि अब मैं इसका हिस्सा नहीं रहना चाहती, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। लैच ऑन टू, किसी चीज को पकड़ के रखना, उसको छोड़ना ही नहीं। तुम इसको छोड़ क्यों नहीं रहे हो? वाई आर यू लैचिंग ऑन टू इट, वाई डोंट यू लीव इट? तुम इसको क्यों पकड़ के बैठे हो, छोड़ क्यों नहीं रहे हो? तो लैच ऑन टू का मीनिंग क्या होगा? किसी चीज को बहुत टाइटली पकड़ के रखना। नेल डाउन मतलब किसी चीज को फाइनलाइज कर देना। आपने किसी चीज को नेल डाउन कर दिया, मतलब उसके फाइनल चीज पे पहुंच गए, फाइनल अग्रीमेंट हो गया, वो चीज फाइनलाइज हो गई, नेल डाउन। किसी चीज को नेल इट कर देना, यू नेल्ड इट, मीन्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करना, टू गिव अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, या टू डू समथिंग वंडरफुली, बहुत बढ़िया तरीके से काम करना। टू डू समथिंग वंडरफुली, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, यू नेल्ड इट। हिट द नेल ऑन द हेड, ये भी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, याद आ रहा होगा। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या है? तुमने बिल्कुल एग्जैक्ट वही किया जो तुमको बोला गया था। तो इफ यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स तुमने एग्जैक्ट काम किया जो तुमको बोला गया था। जीरो इन ऑन मतलब अब मुझे इसी पे फोकस करने दो, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। लेट मी जीरो इन ऑन इट मीन्स मुझे इस पे फोकस करने दो। टू फोकस ऑन, कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग स्पेसिफिक, किसी एक ही चीज पे फोकस करना, किसी एक ही चीज पे कंसेंट्रेट करना। समझ आया? चलो अब आ जाते हैं आज के इडियम्स पे। पहला इडियम है कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, मतलब ट्रीज इतने सारे हैं कि मेरा फोकस इन ट्रीज पे ही जा रहा है, मैं इस पूरे फॉरेस्ट को नहीं देख पा रही। मतलब मैं किसी चीज की डिटेल में इतना ज्यादा एंटर कर गई हूं कि मुझे ओवरऑल सिचुएशन नहीं समझ में आ रही। टू फोकस सो मच ऑन डिटेल्स दैट द ओवरऑल सिचुएशन इज ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड मीन्स इग्नोर हो गई है। मुझे पूरा फॉरेस्ट नहीं दिख रहा, मेरा एक एक पेड़ पे इतना ज्यादा फोकस जा रहा है कि मैं ओवरऑल सिचुएशन पे ही ध्यान नहीं दे पा रही। चेज रेनबोज, रेनबो को कभी आप पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। रेनबो क्या कभी हाथ में आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब आप ऐसी चीजों के पीछे पड़ रहे हो जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। टू परस्यू अनरियलिस्टिक और अनअटेनेबल गोल्स, आप कैसे गोल्स के पीछे हो जो कभी पूरे ही नहीं हो सकता। आपका मकसद ऐसा है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, मीन्स यू आर चेजिंग रेनबोज। आप ऐसा काम कर रहे हो जैसे कि आप किसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? एक पाई जो स्काई में है। आप ऐसी बातें कर रहे हो जो ऐसा लग रहा है कि वो बात तभी पूरी होगी जब वो पिग्स फ्लाई करेंगे। इन दोनों का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो इम्पॉसिबल है, आप उसके पीछे पड़े हो, मीन्स यू आर चेजिंग रेनबोज। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप ओशन को बॉईल करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप एक इम्पॉसिबल टास्क करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, जब सन शाइन करे
तब फायदा उठा लो। मतलब जब अपॉर्चुनिटी आए तभी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लो। इसका मतलब क्या है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। हे क्या होता है, एक तरह की ग्रास होती है जिसको आप सुखा के काटते हो। तो टू टेक एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल सिचुएशन वाइल इट लास्ट, फायदेमंद सिचुएशन है तो उसका फायदा उठा। पुट आउट फीलर्स, फीलर्स पुट आउट कर रहे हो, फीलर्स का मतलब क्या है, चुपके से किसी की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो। सटली का मीनिंग क्या होता है, चुपके से। तो चुपके से किसी के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो, किसी की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो, मीन्स यू आर पुटिंग आउट फीलर्स। बीट अराउंड द बुश, गोल 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 घुमा घुमा के बातें करना, मतलब आप मेन टॉपिक को डिस्कस ही नहीं कर रहे। इसका एक वर्ड क्या होता है, सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या होता है, बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब टू टॉक इन अ राउंड अबाउट फैशन, मतलब गोल गोल घूमे जा रहे हो, मेन मुद्दे पे आ ही नहीं रहे, मेन मुद्दे की बात कर ही नहीं रहे। सर्कमलोक्यूशन वर्ड को देखोगे तो उसमें दो रूट वर्ड मिलेंगे। पहला मिलेगा सर्कम, सर्कम रूट वर्ड का मीनिंग होता है सर्कल। दूसरा मिलेगा लोक्वा, लोक्वा रूट वर्ड का मीनिंग होता है स्पीच। तो गोल गोल घुमा घुमा के बात। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? चलिए आ जाते हैं आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ऑलमोस्ट 4300 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट 4300 लाइक्स लिए, तो एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। इफ 4300 स्टूडेंट्स आर वाचिंग तो 4300 लाइक्स तुरंत हो जाने चाहिए। डैमेज कंट्रोल, जो तबाही मची है उसको ठीक करने की ऑथर बात कर रहे हैं। और द तिब्बत अर्थक्वेक, तो तिब्बत में अर्थक्वेक आया, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। सबसे पहले रीड करेंगे, रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। ये दिस है, दिस वीक, इस हफ्ते एन अर्ली मॉर्निंग अर्थक्वेक, सुबह सुबह अर्थक्वेक आया तिब्बत में, ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना था, मैग्नीट्यूड मींस स्केल, जिसकी इंटेंसिटी कितनी थी 7.1, मतलब एक नंबर होता है जो बताता है कितना हाई अर्थक्वेक आया, कितना खतरनाक अर्थक्वेक आया। एंड ऑरिजिनेटिंग, और कहाँ शुरू हुआ, एट द डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नीचे अर्थ के शुरू हुआ। हैज रिपोर्टेडली, ऐसा पता लगा है, इसने क्लेम कर लिए, ले ली है एटलीस्ट 100 लाइफ्स, मतलब 100 लोगों की मौत हो गई इस अर्थक्वेक से। एंड डैमेज, और इसने बिल्डिंग्स को और घरों को तबाह कर दिया है। द ट्रेमर्स, ट्रेमर्स मीन्स जो ऐसे ऐसे शेक वेव्स आई, जो हिलने वाली जो ट्रेमर्स आई फ्रॉम द क्वेक, तो ये जो अर्थक्वेक आया इसमें जो ट्रेमर्स आई इनको नेपाल में भी फील किया गया, एज वेल एज पार्ट्स ऑफ बिहार, बिहार में भी अर्थक्वेक फील किया गया, न्यू दिल्ली में भी फील किया गया, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, जो कि हजारों किलोमीटर दूर है। मुझे याद है एडिटोरियल की क्लास चल रही थी, अचानक से कुछ बच्चों ने कमेंट करना स्टार्ट किया था कि मैम यहाँ अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है बिहार में। तो हो सकता है सुबह का वो टाइम था, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम था जब ये ट्रेमर्स फील किए गए बिहार में और न्यू दिल्ली में। द मेन अर्थक्वेक, जो मेन अर्थक्वेक आया वॉज फॉलोड बाय, उसके बाद कम से कम 2 आफ्टर शॉक्स भी है, मतलब मेन अर्थक्वेक आया और उसके बाद 2 बार फिर से वेव्स फील हुई।
इफ द एपीसेंटर, एपीसेंटर का मतलब क्या है, जहां से शुरू हुआ अर्थक्वेक, जहां से वेव्स शुरू हुई, हैड बीन लोकेटेड क्लोजर टू इंडिया, अगर वो इंडिया के पास होता, द डैमेज कुड हैव बीन मैनीफोल्ड, तो जो डैमेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मैनीफोल्ड मीन्स मल्टीपल टाइम्स, कई गुना होता। अर्थक्वेक्स इन द हिमालयाज, तो हिमालयाज में जो अर्थक्वेक्स हैं, इवोक, इवोक मीन्स पैदा करते हैं, जनरेट करते हैं। तो हिमालयाज में जो अर्थक्वेक आते हैं वो जनरेट करते हैं अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेड, एक अलग तरह का डर, ड्रेड मीन्स फियर, एक अलग तरह का डर पैदा कर देते हैं कंट्री में। मेमोरीज ऑफ टू डेडली क्वेक्स, याद आता है दो डेडली, डेडली मीन्स जानलेवा, बहुत ही खतरनाक, फैटल। तो दो अर्थक्वेक आए थे जो कि बहुत ही जानलेवा थे। नेपाल में आया था अप्रैल में और मई में 2015 में, जिसमें कम से कम 9,000 लोगों की डेथ हुई थी एंड कॉस्ट, और उसने इनकैलकुलेबल डैमेज क्रिएट किया था, मतलब ऐसा डैमेज जिसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इतनी तबाही मचाई थी। और ये जो मेमोरीज हैं आज भी हमारे मन में बबल अप कर जाती है, उठ जाती है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, मतलब अर्थ के अंदर क्या होती है, अर्थ के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेंगी, प्लेट्स मिलेंगी। टेक्टोनिक प्लेट्स उनको बोला जाता है कि वो ऐसे ऐसे प्लेट्स होती हैं अर्थ के अंदर जो एक दूसरे के पास होती है। तो आर द जाइजेंटिक, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, जाइजेंटिक, जाइजेंटिक मीन्स ह्यूज, बहुत ही बड़ी। शार्ड्स, शार्ड्स का मतलब क्या होता है, पीसेस होते हैं। इनटू विच अर्थ इज ब्रोकन अप, जिनमें अर्थ डिवाइडेड है, ब्रोकन अप मीन्स डिवाइडेड। तो टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं जिनमें अर्थ डिवाइडेड है। लेयर्ड ऑन देम, उन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर क्या है, हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स इंडिया, पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो उनके ऊपर, इन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर कॉन्टिनेंट्स होते हैं और समुद्र होते हैं। दीज प्लेट्स, ये जो प्लेट्स होती हैं धरती के अंदर, ये लगातार मोशन में होती हैं, लगातार मूव कर रही होती हैं। कोलाइडिंग विद, कोलाइडिंग मीन्स टकरा जाती हैं, डाइवर्जिंग विद, दूर दूर हो जाती हैं, स्लाइडिंग पास्ट, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। तो ये प्लेट्स लगातार मूव कर रही होती है। तो जो इंडियन प्लेट है, इंडिया की जो प्लेट है, इंडिया के नीचे जो प्लेट है, वो कोलाइड कर गई थी, वो टकरा गई थी यूरेशियन प्लेट के साथ। तो एक और प्लेट जो है यूरेशियन, उस प्लेट के साथ इंडियन प्लेट टकरा गई थी, और जो क्रस्ट है, जो धरती है, फिर वो क्या हुआ, ऊपर की तरफ आ गई। तो जब ये दोनों प्लेट्स टकराई तो जो क्रस्ट था, जो लैंड का लेयर था, वो ऊपर की तरफ आ गया, और जिससे क्या बन गए, जिससे हिमालयाज बन गए। तो ऑथर ने यहाँ पे थोड़ी सी ज्योग्राफी की बात की है। ऑथर ने क्या बताया कि भाई तिब्बत में अर्थक्वेक आया, कम से कम 100 लोग की डेथ हो गई, बहुत तबाही मची। इसको इंडिया में भी फील किया गया, नेपाल में भी फील किया गया। अर्थक्वेक बहुत ही खतरनाक चीज होती है। 2015 में अर्थक्वेक आया था, 9,000 लोगों की डेथ हुई थी, बहुत तबाही मची थी। फिर अर्थक्वेक आने का रीजन क्या होता है, वो ऑथर ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। इस तरह के पैसेज अच्छे होते हैं ना, न्यूज भी आपको मिल रही है और आपको नॉलेज भी बढ़ रही है कि क्या होता है एक्चुअली। चलो अब थोड़ी सी ग्रामर करेंगे। मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर सभी लोग बताएंगे। एक तो मुझे हैज और क्लेम्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। वर्ब फेल्ट एक्टिव है पैसिव है, इसका सब्जेक्ट क्या है ये बता दो। ये एक्टिव है या पैसिव है ये बता दो। यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस का कौन सा गोल्डन रूल लगा है ये बता दो। बबल अप, बबल वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। इस सेंटेंस का टेंस बता दो। ये आर वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग करेंगे। चलिए, हैज का सब्जेक्ट क्या है ये देखो, ये दिस वीक है, कॉमा से पहले है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एंड लिखा हुआ है, कंजंक्शन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो इस हैज का सब्जेक्ट है अर्थक्वेक, सिंगुलर है इसलिए हैज लगाया। वर्ब फेल्ट का सब्जेक्ट है ट्रेमर्स, ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। ट्रेमर्स प्लूरल था इसलिए वर्ब लगाया। वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी, यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी। इसका मतलब ये दोनों ही पैसिव वॉइस थे। कौन से टेंस के, सिंपल पास्ट टेंस के। अगला यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस का गोल्डन रूल नंबर 3 लगा हुआ है कि अगर कंडीशन आपकी कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है,
कंडीशन कौन से टेंस में होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रिजल्ट में हम कोई भी मॉडल वर्ब अपनी पास्ट फॉर्म में कुड हो सकता है, वुड हो सकता है, शुड हो सकता है, प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो डैमेज सॉरी कुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो कुड हैव बीन। सभी को तीनों गोल्डन रूल्स पता है कंडीशनल सेंटेंस के। गोल्डन रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। विल की जगह कोई भी मॉडल वर्ब आ सकती है अपनी प्रेजेंट फॉर्म में। अगर गोल्डन रूल नंबर 2 कहता है अगर कंडीशन सिंपल पास्ट में है तो पास्ट फॉर्म लगाओगे, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। और अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो कोई भी मॉडल वर्ब लगाओगे, प्लस हैव लगाओगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीनों के तीनों आपके गोल्डन रूल्स हैं। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को देख लेना अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो इसीलिए यहाँ पे कुड यूज किया, हैव यूज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी। अगला इसका टेंस कौन सा है, ये एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अच्छा, अब ये वाला सेंटेंस बड़ा प्यारा था। इस आर का जो सब्जेक्ट था वो कॉन्टिनेंट्स था, कॉन्टिनेंट्स एंड द सीज। यहाँ पे पैरेललिज्म यूज हुआ था। अगर आप देखोगे तो वर्ब पहले आई है, सब्जेक्ट सॉरी पैरेललिज्म क्यों कह रही हूं, इन्वर्जन यूज हुआ था। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इन्वर्जन में आपकी जो वर्ब होती है वो पहले आती है सब्जेक्ट से। इन्वर्जन हम कब यूज करते हैं, इन्वर्जन हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो रहा होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस इन्वर्टेड है, वर्ब पहले आई है, सब्जेक्ट उसका बाद में आया है। इनफैक्ट सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस क्या था, द कॉन्टिनेंट्स एंड द सीज आर लेयर्ड ऑन देम। अगर इस सेंटेंस का सीधा वाला मैं सेंटेंस लिखूं, ये तो इन्वर्टेड सेंटेंस है, तो सीधा वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, द कॉन्टिनेंट्स एंड द सीज आर लेयर्ड ऑन देम। दिस वाज द राइट सेंटेंस। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे पार्सिंग करते हैं। द आर्टिकल हो गया, इंडियन एडजेक्टिव हो गया, प्लेट नाउन हो गया, कोलाइडेड वर्ब हो गया, विद प्रेपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया, यूरेशियन एडजेक्टिव, प्लेट नाउन एंड कंजंक्शन द आर्टिकल, क्रस्ट नाउन, टिल्टेड वर्ड, अपवर्ड्स एडवर्ब, क्रिएटिंग वर्ब द आर्टिकल, हिमालयास नाउन। तो ये सारा का सारा हमारा पार्सिंग हो गया। समझ आया सभी को? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग। एक क्वेश्चन रह गया था, बबल अप का सब्जेक्ट कौन सा था, बबल अप का सब्जेक्ट था मेमोरीज। ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, ये सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, मेमोरीज प्लूरल था, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। अब इसको देखते हैं। द फ्रैक्चर्ड जोन्स मतलब जहां पे प्रॉब्लम्स हुई, अलोंग विच दे इंटरैक्ट, जहां पे भी वो इंटरैक्ट करते हैं, जहां पे वो प्लेट्स जाती हैं, क्रिएट द फॉल्ट लाइंस, वहां पे फॉल्ट लाइंस आ जाती है, इस तरह की लाइंस आ जाती हैं। फिर जहां पे क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है। बाय स्टडिंग दीज फॉल्ट्स, अगर हम इन फॉल्ट लाइंस को रीड करें एंड द पैटर्न, और पैटर्न देखेंगे पहले के जो अर्थक्वेक्स आए थे, तो इसको करके सीस्मोलॉजिस्ट जो होते हैं, सीस्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं सीस्मोलॉजिस्ट। तो सीस्मोलॉजिस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं हाउ मच लेटेंट एनर्जी, लेटेंट मीन्स छुपी हुई, इन फॉल्ट लाइंस में कितनी एनर्जी है जो यहाँ पे स्टोर्ड है, हिडन है मतलब स्टोर्ड है इन फॉल्ट लाइंस में, विच कैन रन थाउजेंड्स ऑफ माइल, जो बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ सकती है, हैज बीन रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, एंड हाउ मच ऑफ इट स्टिल रिसाइड्स इन देम, और कितनी एनर्जी जो अभी भी इनके अंदर है। मतलब हुआ क्या, अर्थक्वेक आया तो एनर्जी रिलीज हुई जिसकी वजह से तबाही मची, लेकिन वो सारी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, कुछ एनर्जी अभी भी स्टोर्ड होती है। तो हो सकता है आगे भी अर्थक्वेक आ जाए और जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज हो जाए। साइंटिस्ट हैव लॉन्ग वार्न, साइंटिस्ट बहुत लंबे टाइम से वार्निंग दे रहे हैं, ऑफ अ मैसिव, मैसिव मीन्स ह्यूज, कि एक बहुत ही बड़ा
ओवरड्यू, ओवरड्यू मीन्स अभी तक नहीं आया है, ड्यू है मतलब आ सकता है। तो साइंटिस्ट बहुत ही लंबे टाइम से वार्निंग दे रहे हैं कि बहुत ही बड़ा ओवरड्यू मीन्स आने वाला एक अर्थक्वेक है जो कि गढ़वाल कुमाऊन रेंज में है, इस एरिया में है। बिकॉज ऑफ वॉट, कैसे वो दे रहे हैं, वॉट इज नोन अबाउट द पैटर्न ऑफ क्वेक्स इन द रीजन। तो उस एरिया में जो अर्थक्वेक्स आए हैं उनके पैटर्न, जो साइंटिस्ट को क्या पता चला है, उनके पैटर्न्स को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट को ये पता चला है कि एक बहुत ही बड़ा ह्यूज, एक बहुत ही बड़ा ओवरड्यू मींस आने वाला है अर्थक्वेक इस एरिया में। द रिकॉर्ड्स ऑफ द लास्ट 300 ईयर्स, अगर हम पिछले 300 साल का रिकॉर्ड देखें, ये सजेस्ट करता है दैट दोज हैव अकर्ड, जितने भी अर्थक्वेक्स आए हैं, हैव नॉट रिलीज्ड ऑल द पेंट अप एनर्जी, उन्होंने अपनी सारी, पेंट अप मींस जो उनके अंदर स्टोर्ड है, वो सारी एनर्जी रिलीज नहीं करी है, मतलब अभी भी उनके अंदर एनर्जी बची हुई है। एंड दैट इज वाई देयर इज अ ब्रॉड कंसेंसस, और इसीलिए बहुत बड़े लेवल पे कंसेंसस है, सभी लोग एक ही बात से अग्री कर रहे हैं। कंसेंसस का मीनिंग क्या होता है, कंसेंसस का मीनिंग होता है अग्रीमेंट। तो बहुत ही बड़े लेवल का अग्रीमेंट है, मतलब बहुत सारे लोग एक ही बात से अग्री कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स बहुत सारे एक ही बात से अग्री कर रहे हैं दैट एन 8 मैग्नीट्यूड ट्रेमलर, की 8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है, ट्रेमलर मींस अर्थक्वेक, ये ओवरड्यू है, मतलब ये अभी तक नहीं आया है और ये आने वाला है। अनफॉर्चुनेटली दुख की बात ये है, प्रिडिक्टिंग द डे एंड टाइम, कि वो कब आएगा, किस समय आएगा, उसको प्रिडिक्ट करना, उसको पता लगा पाना, इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ करंट साइंस, अभी के साइंस के स्कोप से बाहर है कि हम समय और उसका टाइम पता लगा सके, वो अभी हम नहीं कर सकते। लेकिन हम इतना पता लगा लिया हमने साइंस से कि आने वाला है। 10 अतः इसीलिए द बेस्ट वी कैन होप इज, सबसे अच्छी चीज जो हम उम्मीद कर सकते हैं वो क्या है, इज इंसुलेशन। इंसुलेशन मीन्स प्रोटेक्शन, हम प्रोटेक्ट कर ले अगेंस्ट द प्रोजेक्टेड डैमेज, तो जो तबाही मच सकती है, प्रोजेक्टेड मीन्स प्रेडिक्ट की है जो हमने तबाही, हम उससे प्रोटेक्शन कर ले। इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस बैकड्रॉप में, इस एनवायरनमेंट में, इस सारी सिचुएशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है हिमालयन रीजन, इसको देखना चाहिए। तो हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं हिमालय में, जो हम रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, घर, हाउसेस, होटल्स, रिजॉर्ट्स, ये सारे के सारे जो बन रहे हैं हिमालयन रीजन में, उसको इस नजरिए से देखो कि यहाँ पे कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, तो क्या आपको बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया वही हो गया कि एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक है जो आ सकता है, उसका टाइम नहीं पता, उसका दिन नहीं पता, लेकिन इतना पता है साइंस से कि वो आ सकता है। और हिमालयन रीजन में जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, वो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए बनाओ। चलिए लास्ट पैराग्राफ फॉर रीडिंग, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। हाँ जी, आगे क्या कह रहे हैं ऑथर, वाइल सेवरल ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स, इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हिमालय में बनाए जा रहे हैं, आर इंटेंडेड टू, इनका मकसद क्या है, इंटेंडेड मीन्स मकसद, इनका मकसद है टू स्मूथ द मूवमेंट ऑफ पीपल, कि लोगों का जो मूवमेंट है वो अच्छा हो जाए, इसलिए रोड्स बनाए जा रहे हैं, रेलवेज बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, सामान आराम से वहां जा सके। द रिकरेंट, रिकरेंट मीन्स बार बार, तो जो बार बार लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, लैंडस्लाइड मीन्स एक टुकड़ा नीचे गिर रहा है पहाड़ का, और जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो रहे हैं, जो ऊपर पहाड़ों के ऊपर जो लेक है ग्लेशियर से जो बनी हुई है, जो फट रही है, मतलब नीचे फ्लड्स आ रहे हैं, पानी आ रहा है, दैट वॉश अवे, जो डुबो के लेके जा रहा है डैम्स को, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और रोड्स को, सर्व एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर, ये हमेशा, ये हमें लगातार रिमाइंडर है, ये हमें लगातार बता रहा है, ऑफ द इनहेरेंट, इनहेरेंट मीन्स नेचुरल, फ्रैजिलिटी मीन्स कमजोरी, कि ये जो एरिया है वो एक्चुअल में कमजोर है, आपको इस जगह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। आपको इस जगह रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स सब नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये एरिया कमजोर है, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं, यहाँ पे फ्लड्स आते हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं। एवरी फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर
हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया में, चाहे वो पावर प्लांट हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और चाहे वो डैम हो, मस्ट टेक इनटू अकाउंट, उसको मद्देनजर रखना चाहिए। किस चीज को? दी इमिनेंस। इमिनेंस मीन्स आने की पॉसिबिलिटी। किस चीज के आने की पॉसिबिलिटी है? ऑफ अ मेजर अर्थक्वेक, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, एंड दी एसोसिएटेड कॉस्ट, और उससे रिलेटेड कॉस्ट को भी अकाउंट में लेना चाहिए, जो कि फैक्टर्ड इनटू मींस जो एक हिस्सा बनाया गया है प्लानिंग। एसोसिएटेड कॉस्ट को हिस्सा बनाना चाहिए प्लानिंग का। अडियरिंग टू मींस फॉलोइंग, फॉलो करना चाहिए। अडियरिंग टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कोड्स, जो ऑलरेडी कोड्स है उनको फॉलो करो, नॉट ओनली इन द हिमालयाज, ना केवल हिमालयाज में, बल्कि जो आसपास के इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स मीन्स जो आसपास का जो प्लेन एरिया है, कैन गो अ लॉन्ग वे, ये बहुत आगे जा सकता है इन लिमिटिंग द इनएविटेबल डैमेज। तो डैमेज तो होगा ही होगा, इनएविटेबल मीन्स उस तबाही को तो आप रोक नहीं सकते। अर्थक्वेक आएगा तो डैमेज तो होगा ही होगा, इस तबाही को आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसको लिमिट कर सकते हो। लिमिट मीन्स रिड्यूस कर सकते हो। कैसे रिड्यूस कर सकते हो? अगर आप सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो। तो ऑथर ने फिर से वही बोला कि भाई तबाही मचेगी, अर्थक्वेक आएगा, जरूरत है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बनाओ, उस चीज को मद्देनजर रखो और सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो हिमालयन एरिया में। पैसेज समझ आया सभी को? एवरीवन, कितने लोगों को अब हिंदू एडिटोरियल के पैसेजेस इजी लगने लग गए हैं रेगुलर क्लास में आते आते? अगर ये आपको इजी लगने लग गए हैं ना, तो एग्जाम का पैसेज तो आपको बिल्कुल ही केक वॉक लगेगा, हद से ज्यादा इजी लगेगा। टोन इंफॉर्मेटिव है, कॉशनरी, ऑथर बोल रहे केयरफुल हो जाओ, एक और अर्थक्वेक आने वाला है तो बी केयरफुल। इस तरह की टोन को क्या बोलते हैं? कॉशनरी टोन, या जहां पे ऑथर केयरफुल होने की बात करते हैं। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। चलो वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को इजी लगने लग गए हैं वेरिटेबल के पैसेजेस। पैसेज ने क्यों बोला कि भाई कोड्स रूल्स रेगुलेशंस हिमालयाज में बनाओ, उनको फॉलो करो? रीजन क्या था? कि जिससे कि डैमेज कम से कम हो सके। अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा, अनअवॉइडेबल है, बट आप डैमेज को कम कर लो कम से कम। आंसर इज सी, वेरी गुड। वर्ड मैचिंग नहीं करनी है, बी वाले बच्चों ने, ए वाले बच्चों ने वर्ड मैचिंग कर लिया। चलो अगला, कौन सी चीज है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि हिमालयन रीजन बहुत कमजोर है? कौन सी चीज है जो हमें बार बार याद दिला रही है हिमालयन रीजन बहुत कमजोर है? वहां पे लैंडस्लाइड्स हो रही है, वहां पे फ्लड्स आ रहे हैं, लेक फट रही हैं। आंसर इज बी, रिकरेंट लैंडस्लाइड्स एंड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, ये चीज बार बार हो रही है। आंसर इज बी। फिर से ए और सी और डी वाले बच्चों ने वर्ड मैचिंग कर ली है। मैम ये कहीं तो लिखा था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, फिर स्किमिंग करेंगे, उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। गढ़वाल कुमाऊन रेंज को एक हाई रिस्क एरिया क्यों माना गया है? क्यों माना गया इस रेंज को एक हाई रिस्क एरिया? पैसेज देखें एक बार। चलो एक बार पैसेज देख लेते हैं। कहां मेंशन था कि ये हाई रिस्क एरिया है? फॉल्ट लाइंस को पढ़ा, पैटर्न लाइंस को पढ़ा, वहां पे फॉल्ट लाइंस हैं, उन फॉल्ट लाइंस में बहुत सारी हिडन एनर्जी है, तो उन्होंने वार्निंग दी कि एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा। मतलब वहां पे फॉल्ट लाइंस हैं, उन फॉल्ट लाइंस के अंदर बहुत सारी एनर्जी है जो अभी भी है, तो एनर्जी रिलीज कैसे होगी? अर्थक्वेक की फॉर्म में। तो इसका मतलब वहां पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा। चलो आंसर बताओ, रीड द ऑप्शन एंड टेल मी द आंसर। एक इसकी जो लोकेशन है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे है? नहीं। उसकी हिस्ट्री है कि पहले बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए थे, हिस्ट्री भी नहीं दी हुई। उसकी प्रॉक्सिमिटी है इंडियन ओशन की फॉल्ट लाइंस में, इंडियन ओशन का तो नाम ही नहीं लिखा हुआ। हाँ, उसकी लोकेशन है कोलिजन जोन में। कोलिजन जोन मतलब फॉल्ट लाइन के पास है वो, और उसके अंदर बहुत सारी अनरिलीज्ड सीस्मिक एनर्जी है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है जो अभी भी अनरिलीज्ड है। आंसर इज बी वाले बच्चों ने महापाप कर दिया है। उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपने बस पेंट अप वर्ड को मैच कर लिया, कोई हिस्ट्री नहीं है, पहले अर्थक्वेक आया है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ।
वर्ड मैचिंग से नहीं होगा आंसर, समझने से आंसर होगा। चलो आ जाते हैं आज के सेकंड आर्टिकल पे। अब हम स्किमिंग करेंगे पैसेज की। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ऑलमोस्ट 4900 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट 4900 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत। चाइनाज लॉन्ग गेम इन अफ्रीका, चाइना का बहुत ही लंबा गेम कहाँ पे, अफ्रीका में। एक इंपॉर्टेंट चीज और, आज 10 जनवरी है। जितने बच्चों को परफेक्शन में एनरोल करना है या कंप्लीट बैंकिंग का बैच लेना है या कंप्लीट मेरा इंग्लिश का बैच लेना है, वो आज और आज ले लेना। आपको 40% का डिस्काउंट आज और मिल जाएगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। कोड आप लगाओगे सफलता। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर। चलो स्किमिंग करेंगे और मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। चलो व्हाट इज द मेन आइडिया, मेन आइडिया क्या निकला बताओ। 2022 में चाइना ने अपना ट्रेनिंग स्कूल बनाया था तंजानिया में, उसका मोटिवेशन क्लियर नहीं था। इतनी सारी कॉस्ट लगाई, स्कूल जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए था कि वो लीडर्स को शेप करेंगे जो चाइनीज प्रिंसिपल को फॉलो करें। अब कोई सरप्राइज नहीं है कि 120 ऑफिशियल मेंबर्स थे इस ग्रुप के, वो उन कंट्रीज से थे जो वहाँ पे चाइना के बहुत रिश्ते हैं। ये कंट्रीज जो लिबरेशन पार्टीज के द्वारा रूल की जाती हैं। कंट्रीज में ये सारी की सारी कंट्रीज थी, 6 कंट्रीज इसका भी हिस्सा थी, जो कि कोalition था जो गवर्नेंस चैलेंजेस को क्या करेगा, ठीक करेगा। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या था कि चाइना ने अपना एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग स्कूल बनाया था तंजानिया में। उसका मकसद तब क्लियर नहीं था, लेकिन अब मकसद समझ में आ रहा है कि चाइना का मकसद क्या है। चाइना का मकसद है कि वो पॉलिटिक्स करे, अपने प्रिंसिपल्स को बाकी सारी कंट्रीज में भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चाइना का मकसद था इस स्कूल को ओपन करने से। चलो और आगे देखते हैं, और आगे ऑथर क्या कहते हैं। कोहर्ट मीन्स ग्रुप, हाँ अपना खुद के फायदे के लिए चाइना ने एक स्कूल बनाया, इतना सारा कॉस्ट लगाया, इतना पैसा लगाया, जिससे कि आगे के जो लीडर्स हैं वो चाइना के मॉडल को फॉलो करें। कितने लोगों का मेन आइडिया मैच किया? आई होप मेनी ऑफ यू। चलो अगला मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। मैम अनएम्बिगुअस लिखा हुआ, एक मिनट कुछ गड़बड़ करिए क्या हमने, एक सेकेंड। नहीं उसका मोटिवेशन हाँ क्लियर था, सॉरी अनक्लियर नहीं था, अनएम्बिगुअस था मतलब क्लियर था। मोटिवेशन क्लियर था, मोटिवेशन वही था कि अपना इन्फ्लुएंस डाल सके बाकी कंट्रीज पे। अगला क्या है, जो उसका मकसद था क्या था कि अपना रिश्ता अच्छा हो, अपना इन्फ्लुएंस बढ़े इन कंट्रीज में। पॉलिटिकल स्कूल दूसरा प्लेटफॉर्म है कि ये जो कंट्रीज हैं ये अपनी गवर्नेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकें। ये चाइना की बॉर्डर स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा है, चाइना की एक बॉर्डर स्ट्रैटेजी भी थी। बहुत सारे तरीके होते हैं कंट्री अपना इन्फ्लुएंस डालती है। पहला होता है बातचीत करती है, इससे क्या होता है इमेज भी अच्छी होती है। यूएस अभी तक सबसे इन्फ्लुएंशियल रहा है, अब चाइना भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या था कि चाइना बेसिकली क्या करना चाहता है, चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है अफ्रीका के ऊपर। तो चाइना का मकसद यही है कि अफ्रीका के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। यूएस भी ऐसा ही करता था और यूएस भी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कंट्री था, अब चाइना भी वही करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस वाज द मेन आइडिया। कितने लोगों का मेन आइडिया मैच किया फिर से, कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है अफ्रीकन कंट्रीज पर। चलो अभी तक यूएस करता था, तो चाइना यूएस की जगह लेने की कोशिश कर रहा है।
दैट वाज द मेन आइडिया। लास्ट पैराग्राफ, मेन आइडिया क्या है, अच्छे से पढ़िए। लास्ट पैराग्राफ है, चाइना जो है एक दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है। अभी तक यूएस था, अब चाइना खुद की पोजीशन लेना चाहता है। बिल्कुल ही कभी कभी वेस्ट के साथ, कभी कभी वेस्ट से बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब यूएस के साथ है, यूएस के ऑपोजिट। चाइना को लगता है अफ्रीका का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अफ्रीका में 55 कंट्रीज हैं, अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इसलिए चाइना अपने रिश्ते अच्छे कर रहा है अफ्रीका के साथ। चाइना जो अफ्रीका की पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहा है, ये अभी नहीं हुआ है, ये बहुत पुराना से चाइना अफ्रीका के साथ रिश्ते बना के रखा हुआ है। इसने अफ्रीकन इकोनॉमीज को हेल्प किया, खूब सारा इन्वेस्टमेंट किया है वहां पे। चाइना जो है रिश्ते अच्छे कर रहा है अफ्रीकन रूलिंग पार्टीज के साथ। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया वही था कि चाइना अफ्रीका के साथ रिश्ते अच्छे कर रहा है, और अभी से नहीं, पुराना बहुत पहले से, क्योंकि अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अफ्रीका के अंदर खुद की 55 कंट्रीज हैं, तो अफ्रीका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, इसीलिए चाइना अफ्रीका के साथ रिश्ते अच्छे कर रहे हैं। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। चाइना क्या कर रहा है अफ्रीका में? चाइना अफ्रीका में अपना मॉडल भेज रहा है। हाँ, आंसर इज सी, वेरी गुड। डोमिनेंस, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डोमिनेंस नहीं कर रहा, लिबरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सोनली मींस ओनली, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर रहा, अपना मॉडल वहां भेज रहा है। वेरी गुड। सी, लास्ट क्वेश्चन। चाइना अफ्रीका में ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना अफ्रीका में ऐसा क्यों कर रहा है? आंसर बताएंगे सभी लोग। क्योंकि अफ्रीका इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज देता है चाइना की इंडस्ट्रीज को? नहीं, अफ्रीका का जो मल्टीलेटरल सपोर्ट है वो ग्लोबल बैलेंस चाइना के फेवर में ले आएगा। बिल्कुल सही बात है, अफ्रीका में इतनी सारी कंट्रीज हैं, अगर अफ्रीका ने चाइना को सपोर्ट कर दिया तो दुनिया चाइना के फेवर में आ जाएगी। अफ्रीका के लिबरेशन मूवमेंट चाइना के हिसाब से है? नहीं। अफ्रीका मिलिट्री बेसिस देता है? नहीं। आंसर इज, मजा आया आज के सेशन में? चलो मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे, देखते हैं कितने मैच द कॉलम्स, कितने इडियम्स आपको याद हुए। कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, मतलब बड़े इशू को आपने अवॉइड कर दिया, डिटेल्स पे बहुत फोकस कर रहे हो। चेज रेनबोज मीन्स ऐसी चीजों के पीछे हो जो आप पा ही नहीं सकते। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, सिचुएशन का फायदा उठा लेना। पुट आउट फीलर्स मीन्स किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करना। बीट अराउंड द बुश, गोल गोल घूमना, मेन टॉपिक पे बात ही मत नहीं करना। E, C, A, B and D. स्कोर्स एवरीवन। 10 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा हर हालत में। सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है ना, तो कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखना ही लिखना है। यस, जो बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी, तो मेक श्योर कीजिए सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें ही लिखें। एवरीवन हैज टू राइट। यस, जो बच्चे कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो आज और ले सकते हैं। इसके बाद आपको 40% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बहुत टाइम से एक्सटेंड हो रहा है। आई डोंट थिंक इसके बाद अब और एक्सटेंड होगा। इंग्लिश में अगर आप परफेक्शन और एडिटोरियल रेगुलरली कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, बट उसके लिए आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी, कम से कम 2 से 3 महीने परफेक्शन और एडिटोरियल की क्लास में रेगुलरली आनी। परफेक्शन 1.0 स्टार्ट हुआ है, उसकी फर्स्ट क्लास से आप देखना स्टार्ट करोगे। 7 बजे ये होता है, 9 बजे ये होता है। 2 घंटे इंग्लिश को रोज दे दिए, 2 से 3 महीने तक इंग्लिश सुधर जाएगी। पेपर देने जाओगे, पेपर बहुत ईजी लगेगा। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो बहुत बच्चों से पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स क्लासेस में रेगुलरली आ रहे हैं। अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप इन बच्चों से तो बहुत पीछे हो, तो कंपटीशन में कैसे विन करोगे अगर बच्चों से पीछे रह जाओ?
तो मेक श्योर करो क्लासेस में आओ। जिन बच्चों को कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करनी है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज थे, वो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेंगे, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे, 1 प्रीमियम। सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश का एक्सक्लूसिव ले लेंगे। आज आखिरी डेट है, इसके बाद ये एक्सटेंड नहीं हो। ये टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कर लो, यहाँ सारी पीडीएफ, सारी मैगजीन मिल जाती है, सारा कंटेंट मिल जाता है। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। टीम आपको कॉल करेगी और आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। ठीक है। ग्रामर कवर करने के लिए बेटा अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है परफेक्शन का, तो आप ग्रामर ग्रंथ बैच देखो, नहीं है तो आपको ग्रामर ग्रंथ बैच की समरी मिल जाती है यूट्यूब पे, विच इज 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, उसको देख। एरर के लिए यूट्यूब पे 8 घंटे की क्लास है, आप उसको देख सकते हो, या फिर हर परफेक्शन का जो आखिरी वीक होता है वो एरर डिटेक्शन को डेडिकेटेड होता है, आप उसको देख सकते हो। और कोई दिक्कत आई होप नहीं है। हाँ, अभी जो वीडियो अपलोड होती है 8 बजे अपलोड हो गई होगी आज की, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर देती हूँ, वो लिंक से आप वोकैबुलरी को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।